Hello students, today we will discuss the remaining part of chapter French Revolution. In a previous video, I was explained the fall of Bastille, French society during the late 18th century, the struggle to survive, the outbreak of revolution, and today we will start from the heading France became a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि स्टेट असेंबली को हटा करके नेशनल असेंबली बनाया गया, जिसमें 1791 में नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर दिया. इट मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क. और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि इसने मोनार्क के पावर को लिमिट में कर दिया. मीन्स राजा को संविधान के दायरे में ला दिया बेटा. दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वाज नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. अब क्या हुआ कि जो पहले पावर बेटा एक हाथ में होती थी, मीन्स किंग के पास होती थी, अब वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई एमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में. दिस मेड फ्रांस आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो इस तरीके से फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही तंत्र हो गया. मीन्स संविधान भी होगा, राजा भी होंगे, ठीक है ना. तो एक ऐसा देश बन गया, मतलब ना तो पूर्णतः डेमोक्रेसी बना, ना ही पूर्णतः वो बेटा राजशाही शासन ही रह गया वहाँ पर. स्टूडेंट्स, लेट्स वी अंडरस्टैंड दिस फिगर. हियर द जुडिशरी. अब यहाँ पर ध्यान रखिए बेटा, जुडिशरी को जो चुनेंगे वो एक्टिव सिटीजन होंगे बेटा. फिर एग्जीक्यूटिव होगा जिसमें किंग होंगे, मिनिस्टर्स होंगे बेटा. किंग के ऊपर कंट्रोल होगा किसका बेटा, लेजिस्लेचर का होगा. नेशनल असेंबली में बेटा जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो आएंगे इलेक्टर्स से, और ये इलेक्टर्स जो होंगे बेटा ये एक्टिव सिटीजन के थ्रू आएंगे, ठीक है ना. तो यहाँ पर बेटा दो शब्द हैं, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन. देखिए, दोज पर्सन्स हु हैव द राइट ऑफ वोट, ऐसे लोग जिनको राइट ऑफ वोट है बेटा वो एक्टिव सिटीजन कहलाए. एंड दोज हु हैव नो राइट ऑफ वोट, मीन्स जिनके पास वोट का अधिकार नहीं था बेटा वो पैसिव सिटीजन कहलाए. अब किनको था वोट का अधिकार, ध्यान रखना बेटा, ऐसे लोग जो 25 साल के ऊपर हों और प्लस टैक्स पे करते हों गवर्नमेंट को, ठीक है ना. मीन्स रिच हों, कुल मिला के आप ये समझिए बेटा कि रिच हों. और फिर वो सभी वुमेंस, चाहे वो अमीर घर की हो चाहे गरीब घर की हो बेटा, और वो सभी लोग जो 25 साल से नीचे हैं वो लोग नहीं आए एक्टिव में, और सारे गरीब लोग. मीन्स अगर आप देखिए तो 25 साल से ऊपर वाले ही एक्टिव सिटीजन में आते हैं, वो भी कौन से, जो टैक्स पे करते हैं. बस इतना आप समझिए. इसमें बेटा केवल मेन को इंक्लूड किया गया है, वुमेन को नहीं इंक्लूड किया गया है. आइए स्टूडेंट्स, कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है. जैसे फर्स्ट सिंबल आपका है द ब्रोकन चेन. इट मीन्स फ्रीडम. चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स. अ ब्रोकन चेन स्टैंड द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. चैन का यूज़ किया जाता था दासों को बांधने के लिए. अब वो अगर वो चैन टूटी हुई है तो इसका मतलब यह है कि वो जो दास थे फ्री हो चुके हैं. इसका मतलब ये हुआ बेटा द ब्रोकन चेन मीन्स फ्रीडम. नाउ सेकंड, द बंडल ऑफ रॉड्स आर द फेसेस. वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल. स्ट्रेंथ लाई इन यूनिटी. एक राड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो बंडल में हो जाता है तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता है. इसका मतलब क्या है, द बंडल ऑफ रॉड शो यूनिटी. क्या शो कर रहा है बेटा, यूनिटी मतलब ताकत. अगर आप में एकता है तो एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है. नेक्स्ट है बेटा द आई विद इन अ ट्रिंगल रेडिएटिंग लाइट. एक आँख जो ट्रिंगल के बीच में है और ये चारों तरफ इसकी लाइट जा रही है. मतलब यहाँ पर आँख का मतलब हुआ बेटा ज्ञान. ज्ञान का प्रकाश जब चारों तरफ फैलता है तो जो अंधकार होता है वो अपने आप हट जाता है. नेक्स्ट है बेटा सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ठीक है ना.
तो ये जो सिंबल है बेटा, ये रॉयल पावर मतलब राजकीय शासक, राजकीय राजा का शासन के पावर को शो कर रहा है ये। नेक्स्ट है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी। अ रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, यहाँ पर ये शो किया गया है निरंतरता को, ठीक है ना, मीन्स कॉन्टीन्यूटी को, कि किसी भी चीज़ का आप अंत नहीं पाएंगे, वो कंटिन्यू चलता रहता है। चाहे हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो बेटा, कोई भी चीज़ कभी बंद नहीं होती है, ना ही दुखों का आना ना ही सुखों का आना, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि जीवन हमारा निरंतरता में है, हमको हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा अ रेड फार्जियन कैप, इसका मतलब क्या हुआ, कैप ओर्न बाई अ स्लेव्स अपॉन बिकमिंग फ्री। इस तरीके के कैप वही लोग पहनते थे जो पहले स्लेव थे बेटा, अब वो फ्री हो चुके हैं, तो फ्री होने के बाद वो इस तरह के कैप पहनते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस लेसन के किसी भी फिगर में इस तरह का कैप पहने हुए मिलता है तो समझ लीजिएगा कि पहले वो दास था, अब वो फ्री हो चुका है। नेक्स्ट है ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच कलर ऑफ द फ्रांस, तो योर आंसर ब्लू वाइट एंड रेड। उसमें वो दे सकते हैं ब्लू वाइट रेड की जगह ब्राउन कर सकते हैं, या इनमें से कोई चेंजेस जो कर सकते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। ब्लू हुआ बेटा, रेड हुआ और वाइट हुआ। नेक्स्ट है द विंग्ड वुमेन अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, ठीक है ना। उड़ती हुई महिला क्या कर रही है, लॉ को पर्सोनिफिकेशन मतलब जो कानून है उनकी जानकारी दे रही है हमें। नेक्स्ट है द लॉ टैबलेट, दिस लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। ये बेटा क्या कर रही है, ये कानून को शो कर रही है, जो नियम होते हैं उनको शो कर रही है, और ये प्रकाश समझे स्तंभ है जिसमें सब कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि द लॉ इज द सेम फॉर ऑल, नियम सबके लिए बराबर समान हैं और सभी लोग नियम के सामने, कानून के सामने बराबर हैं। मतलब कानून सबके लिए बराबर है और सब कानून की निगाहों में बराबर हैं। मीन्स यहाँ पर कोई अमीर गरीब का भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक, ठीक है ना बेटा। तो फ्रांस ने क्या किया, मोनार्की को लीव कर दिया, छोड़ दिया और वो रिपब्लिक कंट्री बन गई। देखिए क्या है कि द सिचुएशन इन द फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। हुआ क्या कि जो लुई 16 थे बेटा, उनके टाइम पीरियड पर देश की कंडीशन, फ्रांस की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। तो हुआ क्या कि अंत में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिस पर लुई 16 को साइन करना ही पड़ा। मतलब राजा ने मान्यता दी कि हाँ अब कॉन्स्टिट्यूशन हमसे भी बड़ा हो गया। उन्होंने मजबूरी मान्यता दी, नहीं तो कौन सा ऐसा राजा होगा बेटा जो अपनी पावर को कम करेगा। ही इंटर्ड इनटू द सीक्रेट निगोशिएशन विद द किंग्स ऑफ प्रसिया। अब वो क्या किए कि जो उनके देश के बगल में एक छोटा सा देश था प्रसिया, उसके राजा से इन्होंने, ये जो राजा लुई 16 थे, इन्होंने कुछ मंत्रणा की। तो वहाँ के राजा ने इनको सपोर्ट करने के लिए अपनी सेना उन्होंने भेज दी कि ठीक है आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी सेना आपके देश में जाएगी और फाइट करके आपको फिर से वो पद दिलाएगी जो पहले था। इस तरीके से हुआ क्या बेटा कि जो प्रसिया थे और एक कंट्री थी ऑस्ट्रिया, इन दोनों ने वार छेड़ दिया अगेंस्ट द फ्रांस, ठीक है ना। अब फ्रांस की उस समय असेंबली ने भी एक नियम पास कर दिया कि चलिए ठीक है अब हम प्रसिया और ऑस्ट्रिया से लड़ेंगे, अगर उनकी इच्छा यही है तो हम लड़ेंगे बिल्कुल। बेटा इस सॉन्ग था द मर्सलाइज, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए पूछ ही लेता है कि व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस, 4 ऑप्शन उसमें दे दिए बेटा, तो उसमें से आपको मर्सलाइज पर टिक करना है। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द जैकोबिन क्लब। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके विषय में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। द रोल ऑफ जैकोबियन रेन ऑफ टेरर, आतंक का समय, ठीक है ना। जैकोबियन वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंड द सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब इन द फ्रांस। फ्रांस में देखिए जैकोबिन एक क्लब था बेटा, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए थे, ठीक है ना।
तो इसमें हमको ये समझना है जैकोबियन के बारे में। द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब्स। मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर, इस चीज़ को आपको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट रख लेना है। इसका जो लीडर था वो उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर, वर द लीडर ऑफ दिस क्लब। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं बेटा। Robespierre followed a policy of severe control. He executed all those whom he saw being enemies of republic. वो उन सभी लोगों से हेट करता था जो रिपब्लिक के अगेंस्ट थे। मीन्स जैसे कि नोबल लोग हो गए, आपको पता है फर्स्ट स्टेट वाले या सेकंड स्टेट वाले बेटा, ये लोग हो गए, ठीक है ना। दे रूल्ड ओवर द फ्रांस ड्यूरिंग 1793-94। यहाँ पर ध्यान रखना एक ही साल का इनका शासन था बेटा, लेकिन एक साल में इनसे पूरी जनता एकदम ऊब गई। लोग ऊब गए चूँकि उन्होंने रिपब्लिक के बहाने हर उस व्यक्ति को मारा जो इनका विरोध कर रहा था, ठीक है ना। चाहे फिर कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे अमीर हो, चाहे फर्स्ट स्टेट का हो, चाहे सेकंड का हो, जिसने भी इनका विरोध किया बेटा उसको सबको रोबेस्पायर ने मरवा दिया। तो इस तरीके से इनका जो टाइम पीरियड कहलाया बेटा वो आतंक का समय कहलाया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा बेटा। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए बेटा। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास।